एकदम है नाज़रीन, लगातार नजर बनाए हुए हैं बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर के। लोग भी जो है इस फाइट को बहुत ही क्लोजली देख रहे हैं और ये फाइट भी बहुत क्लोज नंबर पर हो रही है। अगर हम देखें एनडीए और आरजेडी में फर्क भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन जिस तरह से एनडीए आगे बढ़ रही है मुश्किल भी आरजेडी के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन काफी दिलचस्प ये नताइज सामने आ रहे हैं। जिस तरह से रुझान थे पहले और अभी भी लीड बनती ही जा रही है। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि किशनगंज से कांग्रेस के लीडर इजहारुल हुसैन जीत चुके हैं। यहां पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और वहीं बीजेपी की लीडर स्वीटी सिंह जो है वो हार चुकी है, इजहारुल हुसैन से वो हार चुकी है। कांग्रेस जहां पर काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई नहीं दी, लेकिन किशनगंज की अगर हम बात करें तो किशनगंज में कांग्रेस लीडर इजहारुल हुसैन जीत चुके हैं और बीजेपी लीडर वहां पर हार चुके हैं। कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छी खबर, किशनगंज से इजहारुल हुसैन जीत चुके हैं। और इसी के साथ जो अब टैली है बिहार की वो 121 और आरजेडी प्लस का जो डेटा है, जो फिगर है वो 115, यानी कि अब फिर से तब्दीली आ गई। 122 और 114 बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, बिल्कुल 2020 क्रिकेट की तरह। ये 2020 ये 2020 का ये असेंबली इलेक्शन का नतीजा सामने आ रहा है और लगातार इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो रही है। दोनों ने अपनी पोजीशन लगातार बना रखी है। 122 सीटों पर जीत और रुझान मिलाकर एनडीए अपनी जो है सबकत बनाए हुए है, जबकि आरजेडी अलायंस ने 114 सीटों पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रखी है, जिसमें से 80 सीटें जीत की है और 34 पर लीड है। लेकिन अभी ये कितना फ्लक्चुएट अभी आगे करता है, इसी पर सबसे बड़ा सवाल है। एक बार फिर से अब आपको लिए चलते हैं तेलंगाना। जैसा कि आपको पहले बताया कि तेलंगाना में दुबाका एक असेंबली हल्का है। उस असेंबली हल्के में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था वहां पर एक चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। टीआरएस की सीट हुआ करती थी, लेकिन टीआरएस की सीट पर जब ज़िमनी इंतखाब हुआ तो वहां पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। अब बहुत ज्यादा इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि टीआरएस वहां पर शिकस्त खा गई हो। किन वजूहात की बुनियाद पर यह नतीजा सामने आया। हमारे साथ वसीउल्लाह खां जुड़ चुके हैं, आज कमेटी के चेयरमैन भी हैं। वसीउल्लाह खां साहब, ये तब्दीली क्या बता रही है, किन वजूहात के बिना पर ऐसा नतीजा देखने को मिला? देखिए, पहले तो जो टीआरएस पार्टी को वोट डाले हैं वोटर्स में उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल लो मार्जिन के वोटों से हमारी हार हुई है, उसको कोई हार का शिकन नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल बराबर है कि इलेक्शन हम हारे हैं, लेकिन अभी भी हमारी पार्टी अच्छे से अच्छा काम कर रही है, अच्छे से अच्छा रिजल्ट है। केसीआर साहब की गवर्नमेंट बल्कि हर किसी को दो आंखों की तरह लेके चलती है। यहाँ पे कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है, यहाँ बल्कि ना यहाँ कोई आप देख सकते हैं कोई फसादात जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा है। हाँ, हम जानते हैं इस चीज की हमारी हार है, बिल्कुल हम वो चीज को हम कबूल करते हैं, लेकिन वो हार में भी हमारी जीत है इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि हार में भी आपकी जीत है, इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। एक ज़िमनी इंतखाब की एक सीट जो टीआरएस की थी वो सीट हाथ से फिसल गई, तो हार में आपकी जीत किस तरह से मान लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल कम मार्जिनों से, बिल्कुल कम मार्जिन ऑफ वोट से हमारी जो सो हार हुई है वो कोई हार की ऐसी हार नहीं है इंशाल्लाह ताला। फिर वापस यही देखिए, असेंबली में सीट तो घट गई ना आपकी एक, ये मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो किन वजूहात की बुनियाद पर क्या ऐसा हो गया, कहां कमी रह गई कि आप यानी कि जो टीआरएस है वहां पर जीत नहीं पाई? जी बिल्कुल कम मार्जिन से हुई है, बिल्कुल हमारी हार है, लेकिन हम इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो कि टीआरएस पार्टी को वोट दिए हैं, पूरे वोटर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो क्या टीआरएस ने वहां जो है कुछ मेहनत में कमी की थी? क्या कॉम्प्लासेंट हो गई थी टीआरएस कि हम तो जीत ही जाएंगे हर हाल में? जी देखिए, वहाँ पे क्या है, एक तो सिंपैथी थी और एक तरफ से देखा गया तो एक लेडी जिसको जो कभी मतलब सियासी में उनके हस्बैंड का इंतकाल होने के बाद जो सोनो सीट के लिए मतलब लड़े थे, उसमें भी थोड़ी सी ये हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला तकरीबन मार्जिन और बहुत कम मार्जिन से, जिसको हार नहीं कह सकते हैं, वैसी हार हमारी हुई है। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात होने हैं, क्या आपको लगता है कि इस नतीजे का उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, हार जीत तो लगी भी है। अगर एक सीट जाने से आप उसको और म्युनिसिपल इलेक्शंस को आप रिलेट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं तेलंगाना हमेशा से एक सेकुलरिज्म का, आपको गंगा जमुना तहजीब का मिसाल दी जाती है पूरे हिंदुस्तान में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीउल्लाह खां साहब।
तो नाज़रीन, आप जैसा हमने आपको बताया कि तेलंगाना की एक सीट यानी असेंबली हल्का जहां ज़िमनी इंतखाब हुआ था, वहां टीआरएस ने अपनी सीट गंवा दी है और उस सीट पर कब्जा जमाया है बीजेपी ने। ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि क्या इसके मजीद आगे असरात मुरतब होंगे। और अब रुख करते हैं बिहार का, और बिहार में जिस तरह से नताइज सामने आ रहे हैं, जश्न भी शुरू हो गया है। नाजरीन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। एनडीए, खास तौर से जो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के वर्कर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि नंबर्स जिस तरह से सामने आ रहे हैं, जश्न का माहौल एनडीए के लिए। वहीं आरजेडी की उम्मीदें और महागठबंधन की उम्मीदें अभी भी बरकरार है। यही उम्मीदें लगाई जा रही है कि क्या अभी भी जो है नंबर्स में किसी तरह का कोई बदलाव हो सकता है। विशाल, आप बताएं, क्या अभी भी कोई उम्मीद है कि नंबर में कोई डिफरेंस आ सके? देखिए मुनज़्ज़ा, उम्मीद तो जैसा अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे आरजेडी के लीडर से, कांग्रेस के लीडर से, तो उनका कहना था कि उम्मीद अभी बरकरार है, इसलिए कि अभी कुछ देर पहले की ये खबर है कि अब तक जो है वो सिर्फ 60% की काउंटिंग हो पाई है। इसका मतलब है कि 40% की काउंटिंग, अगर उसे अब और मान लें, अगर 40 नहीं 35 या 30% की काउंटिंग भी अभी बाकी है, इसका मतलब कि बहुत कुछ अभी हो सकता है जी। एक बहुत खास बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग सुबह से इस बारे पर तस्करा कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आया था कि जब बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती नजर आ रही थी जी। काफी देर तक यही पोजीशन उसकी बनी हुई थी। अब आप जो आंकड़े को देखेंगी तो अब ये बिल्कुल तस्वीर साफ है कि बीजेपी नहीं बल्कि आरजेडी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो आरजेडी के लीडर्स दावा कर रहे हैं, कुछ देर पहले मनोज झा से भी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि आगे नतीजे बदलेंगे जी। यहाँ पर एमआईएम के लिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बहादुरगंज से एमआईएम के लीडर मोहम्मद अंजर नईम जो है वो जीत चुके हैं। एमआईएम के लिए एक और बड़ी खबर है यहाँ पर। पहले एमआईएम जो है 5 सीटें जीत चुकी है, एक और जीत एमआईएम के लिए दर्ज हो गई है। वहीं कांग्रेस के लीडर मोहम्मद तौसीफ आलम जो है बहादुरगंज से हार चुके हैं। एमआईएम लीडर से तौसीफ आलम हार चुके हैं, कांग्रेस लीडर है तौसीफ आलम और बहादुरगंज से हार चुके हैं। वहीं एमआईएम के लीडर मोहम्मद अंजर नईम के लिए कामयाबी बहादुरगंज में। मुनज़्ज़ा, ये बहुत बड़ा एक चेंज यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। अंजर नईमी अगर जीतते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हराया किसे उन्होंने, यानी कौन वहाँ पर रनर रहा है, तो वो कांग्रेस है। इससे ये पता चलता है कि जिस तरह से लगातार असदुद्दीन ओवैसी ने, जो एमआईएम के कौमी सदर हैं, वो लगातार कांग्रेस को अपने निशाने पर रखते हैं। उनका कहना होता है कि जितना नुकसान मुल्क में अक़लियतों को, खास तौर पर मुसलमानों को जितना कांग्रेस से नुकसान पहुंचा है, उतना और किसी पार्टी से नुकसान नहीं पहुंचा। ये लगातार असदुद्दीन ओवैसी का नरेशन रहता है। और ये हम नतीजा देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सीटों पर जहां पर कांग्रेस के भी कैंडिडेट थे और एमआईएम के भी, तो उनसे सीधा मुकाबला रहा है। तो इस बार आपको मुनज़्ज़ा बताओ कि 2015 के इलेक्शन में जब एमआईएम ने अपनी वहां पर सीटें दी थी, तो उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई थी जी। लेकिन 2015 के बाद 2020 में ये कामयाबी मिलती है। इस बीच वहां ज़िमनी इंतखाब हुआ था, तो ज़िमनी इंतखाब में उनका एक कैंडिडेट जरूर जीता था, ये उनकी पहली जीत थी। लेकिन ये जो 2020 है, ये एमआईएम के लिए बहुत ही खुशाइंद है, बहुत बेहतर है। परफॉर्मेंस की रेट को अगर हम देखते हैं, चूंकि इन्हीं के अलायंस में जीडीएसएफ जो इनका अलायंस है मुनज़्ज़ा, उस अलायंस का जो सीएम का चेहरा था उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी पर अगर आप नजर डालें तो उनकी पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पाई है। न सिर्फ ये कि जीत नहीं पाई, बल्कि उनकी पार्टी किसी भी लोकेशन पर, किसी भी असेंबली हल्के में लीड तक भी नहीं कर पा रही थी। तो इससे ये पता चलता है कि एमआईएम ने कहीं ना कहीं अपनी जड़ें जरूर मजबूत कर ली हैं। और अगर इसी तरह से उनके, अगर जो जिन उम्मीदवारों को जिताया है असेंबली हल्कों में, अगर उनसे उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं असेंबली के हल्के के लोगों की, तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में एमआईएम को और मजीद यहां पर फायदा हो सकता है। बिल्कुल विशाल, और जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एमआईएम को तो कामयाबी हासिल हो रही है, लेकिन क्योंकि उसका सीधा असर कांग्रेस पर पड़ रहा है, क्योंकि उनके वोटर बेस पर ये सीधा असर है। लेकिन डिफेंस में कांग्रेस का हर बार यही कहना होता है कि ये तो बी पार्टी है। बीजेपी की एक जो नैरेटिव वो पेश करते हैं कि बी पार्टी, हालांकि हर बार असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात से साफ तौर पर इनकार किया है, और कई बार वो इस बात से गुस्सा भी हुए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो
तो सबसे ज्यादा खिलाफ बीजेपी के है, सबसे ज्यादा खिलाफ बोलते हैं बीजेपी के, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस का यही रहता है बोलना कि ये तो बी पार्टी है और वोट डाइवर्ट करने का काम करती है, जिसका सीधा असर बीजेपी को मिलता है। जबकि यहां पर हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर एमआईएम को कामयाबी हासिल हुई है और कांग्रेस को नुकसान उठाया। लेकिन ये बात भी विशाल की यहाँ पर क्यों बात की जाती है कि बी पार्टी है? क्या एमआईएम को ये हक नहीं है एक डेमोक्रेसी में कि वो दीगर स्टेट्स में जाकर इलेक्शन लड़े? अगर आप वो अपना वोटर बेस संभाल नहीं पा रहे हैं, अगर आप कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप दूसरे के जिम्मे नहीं छोड़ सकते। वो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आप नहीं आए होते तो शायद मैं ये जीत सकता था, पर क्योंकि आप आए इसलिए हम नहीं जीत पाए। देखिए मुनज़्ज़ा, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा है। ये जमहूरियत है और इसमें हर एक पार्टी को हक है, यहाँ तक कि हमें और आपको भी इसका हक है कि अगर हम चाहें तो हम इंतखाब लड़ सकते हैं जी। और अगर एक सियासी पार्टी है जिसने न सिर्फ तेलंगाना में कामयाबी हासिल की है बल्कि महाराष्ट्र में उस पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, तो उसे भी ये पूरा हक है। सवाल इस बात को लेकर है कि कोई अगर ए को छोड़कर बी को चूज करता है तो ए को छोड़ता क्यों है, सवाल इस पे होना चाहिए। अगर कांग्रेस को लगता है कि ये बी पार्टी है या बी टीम है किसी भी पार्टी वाहिद पार्टी की, तो अब वो उसे तो अपनी मजबूती देखनी है ना। अब यहाँ आप देखिए कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन जो कांग्रेस का आंकड़ा है वो क्या बता रहा है? वो कांग्रेस का आंकड़ा ये बता रहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ 13 सीटें जीती हैं, 7 पर लीड कर रही है, यानी 20 सीटें। तो 50 की 50 सीटों में तो उसका मुकाबला एमआईएम से नहीं हुआ है जी। अगर ऐसी बात है तो फिर 50 के 50 सीटों में कौन वहां पर बी टीम बना हुआ है? सवाल इस बात को लेकर नहीं है वो बी टीम है या सी टीम है, ये सिर्फ एक नैरेटिव होता है, लेकिन सबको हक है कि वो इंतखाब लड़े। ये अवाम के ऊपर होता है कि अवाम जिसे चाहे जिताए, जिसे चाहे ना जिताए। अगर कोई उसे वोट ना देना चाहे तो ना दे। बिल्कुल विशाल, तो यहाँ पर कांग्रेस का एक पैटर्न ही नजर आता कि जैसे ही कांग्रेस हारने लगती है तो दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू होता है, चाहे फिर ईवीएम की बात आ जाए, तुरंत ही जैसे देखते हैं कि रुझान कहीं और जा रहे हैं तो ईवीएम पर दोष डाल दिया या तो फिर किसी को बी पार्टी बोल दिया। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कि जहां पर आप ये एक्सेप्ट करें कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है, कहीं ना कहीं हम वीक है। और ये सिर्फ अभी से नहीं, काफी वक्त से कांग्रेस में ये जो है इश्यूज चलते आ रहे हैं और अभी भी साफ दिख रहा है कि कांग्रेस इन इश्यूज पर काम नहीं कर पा रही है। देखिए ये एक नैरेटिव तब बच जाता है जब आप सियासत इस तरह की करते हैं कि आपकी सियासत से आवाम जुड़ नहीं पाते। आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सियासत करेंगे, आप सिर्फ किसी खास मौके पर जब नतीजा ऐसा होगा तो आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर चले जाएंगे, आप गाहे बगाहे जो है राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएंगे, सदर जमहूरिया के पास पहुंच जाएंगे एक शिकायत लेकर। सवाल इस बात को लेकर है कि सियासत शुरू होती है ज़मीन से। उसके लिए जब तक आप ज़मीन पर मेहनत नहीं करते हैं, जब तक आप अवामी मुद्दे से अवाम के साथ जुड़कर उन्हें यकीन नहीं दिलाते हैं कि हम आपके मुद्दे पर काम करेंगे, हम आपके मुद्दे को की वजह कर लाठियां भी खाएंगे। अब आप देखिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज कई बार आते हैं जब लगता है कि जो अपोजिशन पार्टियां वो हैं कहाँ, उनका रोल कहाँ है। कई बार ऐसा पता चलता है कि जिस वक्त अपोजिशन पार्टियों को सड़क पर आकर बहुत बड़ी कोई तहरीक छेड़नी चाहिए तो पता चलता है कि पार्टी का जो चीफ है वो किसी दूसरे मुल्क गया हुआ है, वो किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर गए हुए हैं, वो छुट्टियां बिता रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पॉलिटिक्स देखिए मुनज़्ज़ा फुल टाइमर होती है, पॉलिटिक्स फुल टाइमर करनी होती है। आप सिर्फ इलेक्शन से पहले 2-3 महीने पहले एक्टिव होंगे और 10-12 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इससे जीतना अब मुश्किल है। आप जब तक जमीन से नहीं जुड़ेंगे। अभी देखिए एमआईएम का जो नतीजा आया है मुनज़्ज़ा जी, जो बिहार में सदर एमआईएम के अख्तरुल ईमान साहब, उनसे कई बार हमने बातचीत की है, हमारे दूसरे साथी ने भी बातचीत की है, हमने उनका इंटरव्यू किया था। वो ये कह रहे थे कि पिछले 5-7 साल में 8 साल में एमआईएम ने वहाँ बहुत काम किया है। अवाम के छोटे छोटे मसाइल, देखिए अवाम का भरोसा जीतने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने होते हैं। आप अगर छोटे छोटे काम भी आप उनके साथ लग करके अगर आपको लगता है कि वहाँ पर जो मकामी मसाइल हैं उनमें अगर आप उनके साथ आते हैं और आप एक तहरीक छेड़ते हैं तो अवाम को लगता है कि हाँ ये हमारे बारे में हमेशा सोचता है। आप पैराशूट की तरह से पहुंचेंगे 5 साल के बाद जब इंतखाब होगा उसके 2 महीने पहले आप सोचेंगे कि हमने 10 रैलियां कर ली तो हमें जीत मिल जाएगी। इसका जमाना अब चला गया मुनज़्ज़ा। बिल्कुल विशाल, और ट्विटर पर ही इश्यूज को सपोर्ट करना या फिर एक बयान देकर बात को सपोर्ट करना वो काफी नहीं है। और इस वक्त विशाल आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको क्या इस वक्त की टैली है उससे अपडेट करा दें। देखिए मुनज़्ज़ा, जो टैली है वो लगातार मैंने बताया कि थोड़ा बहुत 2 से 4 सीटों को लेकर लगातार फ्लक्चुएशन हो रहा है। बिहार में
कुल 243 सीटें हैं और 243 सीटों का मतलब होता है कि जिस पार्टी या जिस इत्तेहाद को 122 सीटें मिल जाती हैं तो उसे पूरा ये आईनी हक है कि उसकी सरकार बनेगी। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर 122 सीटों, एग्जैक्ट 122 सीट पर एनडीए जो है आकर टिका हुआ है। पिछले करीब 2-3 घंटों से ये 122 से कभी 124 पर जा रहा है, कभी 121 पर आ रहा है। उसी तरफ आप देखिए कि आरजेडी प्लस जो है वो लगातार 114 यानी 108 से लेकर 116 तक के रेंज में आरजेडी का ये फ्लक्चुएट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्लक्चुएशन किसे जीत दिलाएगा, किसे हार से करीब करेगा। लेकिन इतना फर्क जरूर हुआ है कि जो करीब 1 घंटे पहले तक, 1 से 1.5 घंटे पहले तक एनडीए की जो बड़ी पार्टी है बीजेपी, अब बड़ी पार्टी कहना पड़ रहा है जी, वो जो है रुझानों और नतीजों के साथ जो अभी तक हासिल हुए हैं उसके मुकाबले सबसे बड़ी पार्टी वो प्रोजेक्ट हो रही थी। लेकिन अब वो सबसे बड़ी पार्टी का प्रोजेक्शन जो है वो आरजेडी के पास चला गया है। तो इससे ये अंदाजा मिल रहा है कि आरजेडी के लीडर्स जो बार बार ये कह रहे हैं कि चूंकि ईवीएम बहुत ज्यादा है, कोविड के गाइडलाइन की वजह कर बूथ में 1000 वोट ही लिमिट कर दिया गया था। इसके नतीजे में बहुत ज्यादा बूथों की तादाद भी बढ़ गई थी, वोटिंग मशीन भी ज्यादा है तो उसके गिनने में वक्त लगेगा। तो उनका बार बार ये दावा है कि वक्त गुजरते जाएगा और हम जो है जीत के करीब हो जाएंगे।